आरंभ करने के क्रम में सबसे पहले जैसे मंगलाचरण, निर्विघ्न समाप्त्यर्थ, या और भी बेहतर तरीके से हमारी कार्य सिद्धि हो सके, इस निमित्त मंगलाचरण की परंपरा रही है। उसको ध्यान में रखते हुए जितेंद्र सिंह अभी मंगलाचरण करेंगे। उसके बाद दिलीप महोदय जो है वह कक्षा आज कदाचित अंतिम कक्षा है जहां तक मैं समझ रहा हूँ अभिलेख से संदर्भित, वह आज कंक्लूड करेंगे। जितेंद्र सिंह जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणीं भयदां जाड्यान्धकारापहां। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदां विद्याप्रदां शारदां। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र सिंह। अब साक्षात हम समय का अतिक्रमण न करते हुए आदरणीय दिलीप महोदय जी से हम निवेदन करते हैं कि कक्षा को जो आज कंक्लूडिंग क्लास है उसमें छात्रों को उद्बोधित करें। तो आज हम अभिलेख शास्त्र की समापन कक्षा ले रहे हैं। 2 अभिलेख हैं आज, और उसके साथ फिर हम एक सिंहावलोकन कर लेंगे अब तक के जितने हैं पाठ्यक्रम में जो चीजें हैं उसके। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं आज के अभिलेख की तरफ। स्क्रीन पे आ रहा है? हाँ सर, दिख रहा है। ठीक है। आज हमारे सामने 2 अभिलेख और रह गए हैं, और पहला अभिलेख है यशोधर्मन का मंदसौर स्तंभ लेख, और दूसरा है हर्षवर्धन का बांसखेड़ा का ताम्रपत्र लेख। तो उस क्रम में यशोधर्मन का मंदसौर स्तंभ लेख, इसकी चर्चा कर लेते हैं। यह अभिलेख मालवा के राजा यशोधर्मन के द्वारा एक स्तंभ पर उत्कीर्ण कराया गया था, इसलिए इसको ये स्तंभ लेख कहा जाता है। कोई बहुत लंबी एक स्तंभ पर यह जो इस राजा के ही द्वारा स्थापित कराया गया था उस पर यह उत्कीर्ण है, जो कि मध्य प्रदेश के मंदसौर से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख शिव की स्तुति से आरंभ होता है, जिससे पता चलता है कि यशोधर्मन वह शैव मतावलंबी रहा होगा। इस अभिलेख से जिस यशोधर्मन के बारे में हमें जानकारी मिल रही है
वह राजा, उसके एकाध अभिलेख और भी मिलते हैं, और ऐसा इतिहासकारों का कहना है कि ये उल्का पिंड की तरह चमका और गायब हो गया। तब इसका जो वंश है उसके आगे पीछे कोई और महत्वपूर्ण शासक नहीं हमें ऐतिहासिक स्रोतों से इसकी जानकारी मिलती है। तो जब गुप्त वंश का सूरज ढलने लगा था, उस दौर में यह एक चमकीले सितारे की तरह उभरा और फिर मंद हो गया। यशोधर्मन के बारे में जो उल्लेखनीय तथ्य हमें इस अभिलेख में देखने को मिलता है, उनमें से यह बात कि यशोधर्मन ने उन राज्यों को भी जीत लिया था जो गुप्त राजा द्वारा नहीं जीते जा सके और जहां घोड़ों की आज्ञा भी प्रवेश नहीं कर पाई थी। जिस समय यशोधर्मन का राज्य था, शासनकाल था, उस समय घोड़ों का आक्रमण हो रहे थे और हमें इस अभिलेख में यशोधर्मन के द्वारा घोड़ों को पराजित करने का भी उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख के अनुसार यशोधर्मन का जो शासन क्षेत्र था वो पूर्व में लौहित्य, जो वर्तमान आसाम है, वहां पर ब्रह्मपुत्र नदी का जो क्षेत्र है वहां से लेकर पश्चिम समुद्र तक, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में महेंद्र पर्वत तक के क्षेत्र तक विस्तृत बताया है। तो यह एक विस्तृत भूक्षेत्र है जिसका स्वामी यशोधर्मन को बताया गया है। और इसी अभिलेख में एक हूण राजा जिसका नाम मिहिरकुल था, उसको पराजित करने का वर्णन मिलता है और वह वर्णन अत्यंत काव्यात्मक है, जहां पे यह भी हमें सूचना मिलती है कि वह हूण राजा मिहिरकुल खुद वह शैव मतावलंबी हो गया था, उसने भी शैव धर्म अपना लिया था। इसकी भी सूचना हमें इस अभिलेख से प्राप्त होती है। तो यह मुख्य मुख्य तथ्य हैं जो हमें यशोधर्मन के मंदसौर स्तंभ लेख के बारे में ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आज के दूसरे अभिलेख पर, और वह है हर्षवर्धन का बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख। यह जो ताम्रपत्र अभिलेख है, ये कोई ऐसा अभिलेख नहीं है जहां जो किसी पत्थर प्रस्तर खंड पर या किसी स्तंभ पर उत्कीर्ण कराया गया हो। यह कुछ दूसरे किस्म का अभिलेख है और किसी खास प्रयोजन से उत्कीर्ण कराया गया है। मैंने पिछले क्लासेस में आपको बताया कि गुप्त राजाओं के समय से, उसके भी पहले सातवाहन राजाओं के ही समय से हमारे देश में अग्रहार ग्राम दान की प्रथा प्रारंभ हो गई थी। अग्रहार ग्राम वो होते थे जो किसी शासक के द्वारा किसी वेदज्ञ, किसी वेद पाठी या ऐसे भी किसी विद्वान ब्राह्मण को दान में दे दी जाती थी, और उस दान में दिए गए ग्राम की जो पूरा जो रिकॉर्ड है, वह आदेश सुरक्षित रखा जाता था। वह कॉपर प्लेट्स में ताम्र पट्ट पर, तांबे के पत्थर होते थे पत्र, उस पर वह उत्कीर्ण कराए जाते थे, जिसमें जो प्रमुख विषय यही होता था
कि अमुक गांव अमुक तिथि को जिसकी चौहद्दी ऐसी ऐसी है, वह अमुक ब्राह्मण को दान में दी गई है, और साथ में उस गांव में जो उस ग्रामवासी हैं जितने भी कर वो राजा को देते थे, अब उनको वही कर उस ब्राह्मण को देना है जिसको यह गांव दान में राजा के द्वारा दी गई। तो जितने भी हमें ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं उनमें से अधिकांश ऐसे ही प्रकृति के हैं जो किसी ग्राम दान की सूचना जिनसे हमें मिलती है। तो ये हर्षवर्धन का बांसखेड़ा ताम्रपत्र है, जो कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश के बांसखेड़ा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है, और इसमें वर्धमान कोटि के एक सैनिक स्कंधावार से प्रसारित एक अग्रहार ग्रामदान का आदेश इसमें उल्लिखित है। कोटि एक क्षेत्र की इकाई है, वर्धमान नाम का कोटि जो कि एक शासन क्षेत्र की इकाई है, वहां पर अवस्थित एक सैनिक स्कंधावार, स्कंधावार का अर्थ समझ लें, एक तरह से कह लें उसको कि कैंप। जगह जगह पर जहां पर सैनिकों के शिविर, जहां पर अस्थायी उनकी जो निवास था सैनिकों का, एक डेरा जमा कर रहने वाली बात, उसको स्कंधावार कहा जाता था। तो एक स्कंधावार से यह प्रसारित हुआ था यह ताम्रपत्र, जिसमें एक ग्राम दान का आदेश राजा हर्षवर्धन द्वारा दिया गया, और यह अहिच्छत्र भुक्ति के संगदीय विषय के अंतर्गत आने वाले मरकट सागर नामक ग्राम के विषय में है। तो शासन क्षेत्र गुप्तकाल और गुप्तकाल के बाद के भी समय तक भुक्ति से तात्पर्य प्रांत से होता था, और शासन की एक बड़ी इकाई होती थी भुक्ति, और वह जो भुक्तियां होती थी वो विषयों में विभाजित होती थी। आज जिसे हम जिला कहते हैं, जनपद कहते हैं, कुछ वैसा ही शासन की इकाई, शासन क्षेत्र की इकाई विषय हुआ करते थे, और विषय के ऊपर भुक्ति होता है, जिसको आज के शब्दों में जिसको हम प्रांत कहते हैं, स्टेट कहते हैं। तो यह ताम्रपत्र हमें अहिच्छत्र भुक्ति से प्राप्त होता है। अहिच्छत्र का नाम अगर आपने उन्हें सुना हो, यह बरेली मंडल जो उत्तर प्रदेश का है वहां पर यह अवस्थित है अहिच्छत्र। तो उसमें संगदीय नाम का विषय, और उसके अंतर्गत एक गांव है मरकट सागर नाम। वहां के भरद्वाज गोत्रीय ऋग्वेदीय भट्ट बालचंद्र और भरद्वाज गोत्रीय सामवेदीय भट्ट भद्र स्वामी, इन दोनों को यह संयुक्त रूप से यह गांव दान के रूप में दिया गया, अग्रहार गांव के। तो उस समय में जो ब्राह्मण विद्वान होते थे, उनकी जो विद्वता होती थी वो बहुत बार किसी वेद विशेष की शाखा से जो है वो जानी जाती थी, किस वेद के वो विद्वान है। और आपको पता ही है कि अभी भी जो ब्राह्मण सरनेम है उसमें द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, यह जो नाम है वो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि वेद के किसी संहिता विशेष के कोई जो विद्वान हैं, जो दो संहिताओं के ज्ञाता हैं, यह सब बड़ा महत्वपूर्ण हुआ करता था। तो यहाँ जिन दो ब्राह्मणों को यह ग्राम दान
प्राप्त हुआ है उनमें से एक ऋग्वेदीय भट्ट ब्राह्मण है जिसका नाम बालचंद्र है, वह भी भरद्वाज गोत्री है, और दूसरा ब्राह्मण भी भरद्वाज गोत्री है, उसका नाम भद्र स्वामी। इस अभिलेख के द्वारा, इस ताम्रपत्र लेख के द्वारा ग्रामवासियों को आदेश दिया गया है कि तुल्य, भाग, मेय, कर और सुवर्ण आदि जो यहाँ भाग 2 बार आ गया है, ये अनेक प्रकार के कर हैं जो उस समय जो है ग्रामवासियों को देना होता था राजा को। अब राजा आदेश देता है कि ये सारे कर जो उपरोक्त ब्राह्मण हैं इन्हें दिया जाए। और इस अभिलेख में इसके अतिरिक्त बहुत सारे राज्य कर्मचारियों के नामों का उल्लेख है, और उसमें दुस्साध, साधनिक, प्रमातार, भाट, जाट, ऐसे तमाम नाम आते हैं। बहुत बाद में जाकर दुसाध नामक एक जाति ही बन गई थी, दुसाध जिसको कहते हैं। तो वो ऐसी तमाम जातियां जो है, जब यह भूमि व्यवस्था, भूमि आधारित जो भूदान आधारित जो व्यवस्था बनी, उससे सामाजिक राजनीतिक जो परिवर्तन अनेक प्रकार के हुए, जातियों का डाइवर्सिफिकेशन भी हुआ। तो कई जातियां उसके प्रभाव से ही आई, जैसे जो कायस्थ जाति है वह भी इसी सामाजिक परिवर्तन से अपने अस्तित्व में आई थी, क्योंकि भूमिदान के लिए बड़े पैमाने पर उसका हिसाब किताब रखने वालों की जरूरत थी। एक नया सामाजिक वर्ग ही उससे पैदा हो गया था, जिसको हम कायस्थ कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे राजकर्मचारियों का उल्लेख है इसमें। इस ताम्रपत्र में संवत 22 का उल्लेख है। अब संवत 22 की बहुत हद तक संभावना है कि चूंकि हर्षवर्धन 606 में उसने राजगद्दी संभाली थी, तो बहुत संभव है यही कि उसके द्वारा प्रवर्तित यह कालगणना का संवत रहा होगा। तो उसमें संवत 22 का उल्लेख है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 606 में 22 जोड़ लें तो लगभग यह जो 628 जो हमें प्राप्त हो रहा है, तो यह जो ताम्रपत्र है ये 628 ईस्वी में ये रिलीज हुआ था, इश्यू हुआ था, प्रसारित हुआ था, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये तो रहे ये 2 अभिलेख। अभी सीता कुमारी ने हाथ उठाया है, आप क्या कहना चाह रहे हैं बताएं पहले। नहीं सर, गलती से हट उठ गया है। अच्छा जी, कोई बात नहीं। तो आज जो है ये 2 अभिलेख हमें लेने थे, लेकिन साथ ही साथ चूंकि आज मैं कक्षा आज समापन की ओर है पूरे अभिलेख शास्त्र के, थोड़ा सा मैं वाइंड अप करने के क्रम में एक बार सिंहावलोकन कराना चाहता हूं आपके समक्ष। जो कुछ भी पाठ्य वस्तु है आपके इस यूजीसी नेट एग्जाम में, अच्छा एक बार तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे अभिलेख मैंने वो ले लिए थे जो पुराने पाठ्यक्रम के थे। पाठ्यक्रम में जो थोड़े से जो चेंजेस आए उसमें वह सीमित कर दिया गया था, और लेकिन कुछ हमने ऐसे भी अभिलेख उसमें से ले लिए जो पुराने वाले पाठ्यक्रम में। और उस तरफ मेरा ध्यान भी आकृष्ट नहीं कराया गया, और बहुत बाद में जब मुझे पता लगा कि काफी कुछ जो है हम और भी ज्यादा पढ़ लिए हैं। खैर, जो भी पढ़ा है वो आपके कहीं ना कहीं काम ही आएगा।
आप जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेंगे और सामान्य इतिहास की बातें ही हमने आपसे साझा की है उन सभी अभिलेखों के द्वारा। हाँ, लेकिन ये है कि अब बात अगर हम करें कि यह जो हमारा पाठ्यक्रम है 25 नंबर वाले संस्कृत के, उसमें जो क्या है उस पर एक क्लियर कट फोकस बना के चलना है। जो उस लिहाज से सबसे पहले मैं बता दूं कि क्या क्या चीजें हैं। तो वहां पर एक बात आती है ब्राह्मी लिपि के इतिहास की। तो वहां यह मत कंफ्यूज होइएगा कि हमें ब्राह्मी लिपि का इतिहास लिखना है एज सच। वह दरअसल वहां तात्पर्य है ब्राह्मी लिपि के पढ़े जाने के इतिहास की। ब्राह्मी लिपि के उद्वाचन का जो इतिहास है, जो हमने आपको प्रारंभिक कक्षाओं में जिसको बताया था कि ब्राह्मी लिपि का जो उद्वाचन शुरू हुआ, उसका जो पढ़े जाने का की जो स्टार्टिंग हुई वो किस प्रकार 1785 में चार्ल्स विल्किंस के द्वारा स्टार्ट हुई। फिर उसी वर्ष राधाकांत शर्मा जी ने जो है चतुर्थ के अभिलेख को पढ़ा। तो पूरी फिर जनरल जेम्स टॉड, फिर कैप्टन ट्रायर और फाइनली जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में जब जो है वो क्या कहते हैं अशोक के अभिलेख को पूरी तरह से पढ़ लिया और फिर गुप्तकालीन अभिलेख को भी पढ़ लिया। तो ये जो पूरा जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको फिर देखना होगा जहां ब्राह्मी लिपि के इतिहास की बात आ रही है कि ब्राह्मी लिपि के स्पष्टीकरण का क्या इतिहास है, किस प्रकार से उसको डिसाइफर किया गया, पढ़ा गया। उसके बाद की जो आपकी टॉपिक रही है वो रही है उत्पत्ति के सिद्धांत। तो ब्राह्मी लिपि के उत्पत्ति के सिद्धांत में आपको देखिए, मैं एक बार फिर से देखिए उस पर जा रहा हूं, उस स्लाइड पर जो पहले हमने आपके साथ शेयर की थी। स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? जी सर। यस सर। तो वहां हमने बताया था कि ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के दो तरह के सिद्धांत है, एक वैदेशिक उत्पत्ति और भारतीय उत्पत्ति। और वैदेशिक उत्पत्ति में भी आपको चार पक्ष मिलते हैं। एक जो यूनानी उद्भव मानते हैं, जिसको मानने वाले अल्फ्रेड म्यूलर, प्रिंसेप, सेनार्ड और विल्सन हैं। फिर कुछ उत्तरी सेमेटिक उद्भव मानते हैं, जिसमें ब्यूलर और डेविड डेरिंजन के नाम आते हैं। दक्षिणी सेमेटिक उद्भव मानने वाले टेलर, कैनन हैं। और फिनिशियन उद्भव मानने वाले हैं वेबर और जॉनसन। और फिर भारतीय उत्पत्ति का जहां तक संबंध है उसको भी दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक जो मानते हैं दक्षिण भारतीय उत्पत्ति और दूसरे जो आर्य और वैदिक उत्पत्ति मानते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि दक्षिण भारतीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मानने वाले जो थे वो लैसन महोदय थे और फिर आगे चलकर एडवर्ड थॉमस ने उनका समर्थन किया था। और जो आर्य और वैदिक उत्पत्ति है ये कनिंघम और डायसन ने इसको प्रवर्तित किया था विदेशी विद्वानों में। लेकिन उनका ये मानना था कि इन्होंने मूल प्रेरणा मिस्र के लेखन चिन्ह, मिस्र के जो है चित्रात्मक जो है अक्षरों से दिया होगा। लेकिन गौरी शंकर हीराचंद जी ने इसको निरस्त किया और फिर आर शाम शास्त्री ने इसके उद्भव का संबंध तंत्र प्रतीकों से जोड़ा था। तो ये मोटी मोटी इतनी बातें हमें ध्यान में रखनी है जो है कि ये ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के सिद्धांत के विषय में। फिर हमने जो है इतने के बाद फिर हमें अशोक के अभिलेख देखने थे। अशोक के अभिलेखों में प्रमुख शिलालेख और प्रमुख स्तंभलेख। तो प्रमुख शिलालेखों में हमने आपको बताया था कि 14 जो है प्रमुख शिलालेख हमें भिन्न भिन्न प्रकार के भारत के भिन्न भिन्न स्थलों से प्राप्त होते हैं। 14 शिलालेख हैं और 7 स्तंभ लेख हैं। तो 14 शिलालेख जो गिरनार में, फिर शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान के पेशावर जिले में जो है, फिर धौली से जौगढ़ ये दोनों जगह उड़ीसा के हैं, सोपारा महाराष्ट्र से, कालसी देहरादून से और मनसेरा हजारा पाकिस्तान से। ये है पाकिस्तान से दो हमें मिलते हैं, शाहबाजगढ़ी और मनसेरा से। ये शिलालेखों की बात हम कह रहे थे। तो इसमें जो शाहबाजगढ़ी और मनसेरा के जो शिलालेख हैं वो खरोष्टी लिपि में प्राप्त होते हैं। बाकी जितने हैं वो सब ब्राह्मी लिपि में। और इसके बाद जो
जितने भी ये 14 शिलालेख हैं उनमें जो प्रमुख बातें आई हैं वो सब हमने आपके साथ साझा की हुई है। इन इन 14 शिलालेखों में क्या क्या मुख्य मुख्य विधि हैं वो आप लोग उसको रिवाइज करेंगे। पहले शिलालेख, तीसरे शिलालेख, पंचम शिलालेख, षष्ठ शिलालेख, फिर सातवें शिलालेख, आठवें शिलालेख, फिर नवम शिलालेख, फिर 10वां शिलालेख, एकादश शिलालेख, द्वादश 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 त्रयोदश, चतुर्दश। तो ये 14 शिलालेख जो है टोटल, इसमें जो मूल मूल बातें हैं वो हमने स्लाइड्स में तथ्यगत रूप से ये हम आपके बता दिए थे हमने आपको। इसके बाद जो है 14 शिलालेखों के बाद 7 स्तंभ लेख हमें प्राप्त होते हैं, और ये जो 7 स्तंभ लेख प्राप्त होते हैं ये भी खास जगहों से ही मिलते हैं। तो एक जो दिल्ली टोपरा जिसको कहते हैं, उस समय टोपरा की अवस्थिति को लेकर के थोड़ी सी विभ्रम की स्थिति मेरे साथ थी। बाद में स्पष्ट हुई कि ये टोपरा जो है वो अम्बाला में अवस्थित है, हरियाणा के। वहां से ये है दिल्ली में लाया गया था। ऐसे ही मेरठ में से भी कुछ स्तंभ मिले थे जो मेरठ से दिल्ली में लाए गए थे। तो दिल्ली टोपरा जब हम नाम कहते हैं तो उसका तात्पर्य होता है कि जो मूल रूप से टोपरा में मिला था और वहां से दिल्ली लाया गया। टोपरा यानी अम्बाला से। दिल्ली मेरठ जब कहते हैं तो उससे हमारा तात्पर्य होता है कि मूल रूप से मेरठ में मिला था और वहां से दिल्ली लाया गया। इसके अलावा बिहार के चंपारण जिले से लौरियाराज, नंदनगढ़ और रामपुरवा, यहाँ से भी स्तंभ लेख हमें प्राप्त होते हैं। और फिर प्रयाग से, प्रयाग मतलब संगम में जो अकबर का किला है उसमें। तो इसमें 7 जो है स्तंभ लेख हैं। ये इन 7 में जो जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो आपसे हमने साझा की थी। जैसे इसमें द्वितीय स्तंभ लेख में आया धर्म क्या है, तो अल्प पाप बहु कल्याण दया दान सत्य शौच यह धर्म है। फिर ये चतुर्थ शिलालेख है। चतुर्थ शिलालेख में मृत्युदंड पाए गए लोगों को 3 दिन के समय दिया था पुनर्विचार के लिए, बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है। पंचम स्तंभ लेख, 6वां स्तंभ लेख, 7वां स्तंभ लेख, धर्म महापात्र की नियुक्ति की गई। यही जो है अशोक के अभिलेख आपको इसमें स्तंभ लेख जो 7 हैं और 14 शिलालेख हैं, इनके डिटेल्स आपको देखने हैं। और फिर जो है हमें देखने हैं फिर रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख है। तो वहां से हमने बताया कि भाई जो गिरनार जो जगह है वहां से अशोक के 14 शिलालेख भी मिले हैं, रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख मिला है, और फिर स्कंदगुप्त का भी अभिलेख मिला। और रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख के बारे में जो सबसे बड़ी बात यह है कि यह संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख है और इसका समय 150 ईस्वी है, जिसमें सुदर्शन झील पर जो बना बांध है वह उसके टूट जाने का जो है, उसके बाद उसकी मरम्मत का जो है इसमें सारा डिटेल आया हुआ है। और यह है इसको बनवाने वाला जो रुद्रदामन, जो कि एक शक नरेश था उज्जैनी शाखा का, उसके द्वारा यह बनवाया गया था। और वह विस्तृत भू क्षेत्र का स्वामी था। और रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख का एक और खास दृष्टि से इसका उल्लेख होता है, क्योंकि जब हम चर्चा करते हैं कि गद्य काव्य के विकास की जब बात करते हैं
और तो वहां पे स्फुट लघु मधुर चित्रकांत शब्द समयोदार अलंकृत गद्य पद्य, यह जो है अक्सर हम कोट करते हैं। तो यह जो लाइन है यह है रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख की है, जिससे पता चलता है कि उस समय एक उत्कृष्ट गद्य काव्य कैसा होता है, उसके क्या पैरामीटर्स होते हैं, वो सारे पहचान लिए गए थे, वो सारे चिन्हित कर लिए गए थे। और इस बात के पुनर्निर्माण का कार्य सौराष्ट्र के जो प्रांतपति सुविशाख थे उनके द्वारा कराया गया था। तो यह था हमारा रुद्रदामन का जो है गिरनार अभिलेख। और रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख के बाद हमें कनिष्क के राज्याभिषेक के तीसरे वर्ष का एक प्रतिमा लेख हमें प्राप्त होता है सारनाथ से। वह भी आपके पाठ्यक्रम में है। और इसमें क्या था कि एक बौद्ध प्रतिमा है जिसको किसी बौद्ध भिक्षु जिसका नाम बल है उसके द्वारा स्थापित कराई गई थी। तो यह अभिलेख खास कारण है कि यह किसी प्रतिमा पर उत्कीर्ण है, बुद्ध की किसी प्रतिमा पर यह लिखा कि दीवार के मतलब किसी खास हिस्से पर लिखी गई है, जो कि सारनाथ से मिलता है। उसके बाद कलिंग के एक प्रतापी राजा हुए खारवेल, उनका हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसमें उनके जीवन और उनकी उपलब्धियों का विस्तृत वर्णन, वर्षवार वर्णन मिलता है कि इस वर्ष क्या किया, इस वर्ष क्या किया। तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख जो है फिर आपके पाठ्यक्रम में इसके आगे है। यह उड़ीसा के पुरी जिले में उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियों की दीवारों पर है। और खारवेल जैन मतावलंबी था, क्योंकि अभिलेख की शुरुआत ही नमो अरहंतानम नमो सवसिद्धानम इन पंक्तियों से की गई है। और इस अभिलेख में खारवेल जो है वह वर्षवार वर्णन किया गया कि पहले वर्ष क्या किया उसने, दूसरे वर्ष क्या किया, तीसरे वर्ष क्या किया, इस प्रकार से वर्षवार वर्णन किया गया है। और जो भी महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं उनमें से एक तो ये है कि उस समय सातकर्णी जो राजा है उसने परवाह न करके एक विशाल सेना वहां भेजी। और एक जो महत्वपूर्ण तथ्य और आता है वो ये आता है कि बहुत पहले नंदराज, जो मौर्यों के पहले जो नंद राजा हुए, वो जब आए तो वो उन्होंने क्या किया था, यहाँ से जिन प्रतिमा उठाकर ले गए थे तो दोबारा ये खारवेल वो वहां से उसको वापस ले आया था। और 300 साल पहले एक तनसुलिय नहर उसको नगर में प्रवेश कराया था, जो नंद राजा के द्वारा खुदवाया गया था। और इसने एक हिंद यूनानी राजा जो था दिमित, वह इसके डर से मथुरा छोड़कर और पीछे भाग गया था उत्तर की तरफ। तो एक वर्षवार वर्णन हमें 8वें वर्ष, 9वें वर्ष, 10वें, 11वें वर्ष, ये वर्षवार वर्णन हमें मिलते हैं खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख। यहाँ 12वें वर्ष में वो मगध तक गया और कहा गया उसके घोड़ों ने गंगा का जल पिया। बृहस्पति मित्र नाम का कोई शासक था, वह इसके पैरों पर गिर गया। जैसे मैंने आपसे कहा कि जैन मूर्ति को ये जिसको नंद राजा पाटलिपुत्र ले गए थे, ये वहां से वापस लेकर फिर से उसने कलिंग में स्थापित कराया। और जैन अरहतों के लिए कुमारी पर्वत पर इसने अनेक जो है विहार आश्रमों की आश्रय गुहाओं का इसने स्थापना की। तो ये खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख था जो आपके पाठ्यक्रम में है। उसके बाद फिर
जो गुप्त राजाओं का केवल एक ही ध्यान रहे, केवल एक ही जो है हमें अभिलेख देखना है। और हमने गुप्त राजाओं के आपके साथ कई अभिलेखों की जानकारी साझा की थी, लेकिन अभी आपको इस परीक्षा के लिए केवल प्रयाग प्रशस्ति पर ही आपको फोकस करना है। प्रयाग प्रशस्ति से ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रयाग प्रशस्ति जो है वो समुद्रगुप्त की है, जो अकबर के संगम के किनारे जो अकबर का किला है वहां पर ये अवस्थित है। और इसमें समुद्रगुप्त के द्वारा जो दिग्विजय किया गया, लगभग पूरे ही भारत के अधिकांश क्षेत्र को जीत लिया गया, उसका विस्तृत वर्णन हमें मिलता है। अच्युत, नागसेन, गणपति आदि की संयुक्त सेना को ने सबसे पहले उन्मूलित कर दिया था। फिर दक्षिण भारत के 12 राजाओं को उसने बंदी बना करके बाद में उनको छोड़ दिया था। उन 12 राजाओं का उल्लेख है। फिर से उसने दोबारा से फिर आर्यावर्त में उत्तरी भारत के तमाम राजाओं को, इसमें से कई जो है वो नागवंश से संबद्ध थे, उनको जीता। आत्विक राजाओं को अपना सेवक बना लिया। और जो पर्वतीय तमाम प्रदेश थे, तटवर्ती जो क्षेत्र थे, असम, कामरूप, नेपाल, कर्तिपुर, और फिर बहुत सारी जो जनजातीय राज्य थे, मालव, आजुनायन, यौधे, माद्रका, भीर, प्राजुन, सनकानिक, काक, खरपरिक, इन गणराज्यों को भी उसने अपने अधीन कर लिया था। तो बहुत विस्तृत भूभाग पर उसने अपना जो है विजय अभियान छेड़ा था और उन सबको विजित किया। और वह केवल एक महान विजेता ही नहीं था समुद्रगुप्त, वह काव्य रचना में प्रवीण था, ऐसा बताया जाता है। वह संगीत कला में दक्ष था। कहा जाता है कि अपनी बुद्धि की तीक्ष्णता और गंधर्व कला की प्रवीणता के चलते उसे, इसके बारे में कहा जाता है कि उसकी विद्या बृहस्पति, नारद और तुम्बुरुआद को लज्जित कर देंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको जो प्रयाग प्रशस्ति के बारे में ध्यान में रखनी है कि वह हरिशेन की रचना है। इस प्रयाग प्रशस्ति को जो रचने वाला व्यक्ति है उसका नाम हरिशेन है, जो कि खुद तांदी विग्रहिक, कुमारा अमात्य और महादंड नायक, इन तमाम पदों को वह जो धारण करता। तो गुप्त काल की केवल एक ही अभिलेख आपको देखना है, वह है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। और फिर आपको गुप्तोत्तर काल के जो अभिलेख हैं उनमें से फिर आपको देखना है पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, जिसकी चर्चा मैंने आपके साथ कल ऐहोल अभिलेख के बारे में चर्चा हुई कि ये चालुक्य वंश का एक बहुत प्रतापी राजा था पुलकेशिन, और उसने अपने समय में पूरे दक्षिण भारत पर अपना अधिकार कर लिया था। और यह जो अभिलेख है वो कर्नाटक के बीजापुर के ऐहोल नामक गांव से मिला था। जैसे समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति का जो रचयिता था वह हरिशेन था, वैसे ही जो पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख है उसका रचयिता रविकीर्त है, यह ध्यान में रखिएगा। और रविकीर्त के बारे में कहा गया कि इसकी काव्य प्रतिभा कालिदास और भारवी के समान। तो यहाँ रविकीर्त ने एक जैन मंदिर का निर्माण कराया था, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। फिर पुलकेशिन द्वितीय जिस वंश से संबद्ध था उसके राजाओं का वर्णन किया गया है, जय सिंह, वल्लभ, रणराज, उसके बाद उसका पुत्र पुलकेशिन प्रथम, फिर उसका पुत्र कीर्तिवर्मा, और कीर्तिवर्मा का पुत्र था पुलकेशिन द्वितीय, लेकिन उसके बीच में जो कीर्तिवर्मा का जो छोटा भाई था मंगलेश, वह शासक था, और मंगलेश से सत्ता के लिए संघर्ष हुआ था, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय फाइनली वह उसने राज्य सत्ता हस्तगत की थी। तो एक और महत्वपूर्ण बात थी कि वो मतलब न केवल दक्षिण भारत के बल्कि मध्य भारत के भी काफी हिस्से को उसने अपने अधिकार में ले लिया था। और पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल अभिलेख में
यह भी वर्णन आया है कि जब हर्षवर्धन जो है वो मध्य भारत की ओर बढ़ रहा था अपने राज्य विस्तार के क्रम में, तो उसको कड़ी टक्कर उसकी हुई पुलकेशिन द्वितीय को, और उसको पीछे हटना पड़ा। एक तरह से पराजय हुई हर्षवर्धन की पुलकेशिन द्वितीय के हाथों। वह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है एहोल अभिलेख में जो आया हुआ है। और फिर एक अपने समय का एक बहुत जो है प्रसिद्ध राजा हुआ पल्लव वंश का महेंद्र वर्मन, उसको भी पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित कर दिया था और उसके प्रभाव को कांची तक सीमित कर दिया था। और फिर वहां से आगे चोल, पांड्या और केरल राजाओं से भी उसने अपनी अधीनता स्वीकार कराई थी। और फिर अंत में जो है, हाँ, पुलकेशिन द्वितीय का जो उपनाम वो सत्याश्रय था, और यह शक संवत 556 का बताया गया है। तो उसको ईस्वी में कहें तो वो 634 ईस्वी का बनता है। तो एक बार फिर से मैं अभिलेखों के नाम गिन देता हूं। उन्हीं अभिलेखों को आप फोकस करिए, उन्हीं अभिलेखों का अध्ययन करिए, उन्हीं को दोहराइए। सबसे पहले तो आपको अशोक के प्रमुख जो शिलालेख हैं और स्तंभ लेख हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके 14 जो है शिलालेख हैं और 7 स्तंभ लेख हैं जो खुद राजा सम्राट अशोक के हैं। फिर कनिष्क के तीसरे वर्ष का जो सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेख है। फिर रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख है। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। ये सब गुप्त काल के पहले के अभिलेख है। और गुप्त काल का केवल समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति आप अच्छे से देखनी है आपको। और गुप्तोत्तर काल के जो अभिलेख हैं उनमें से आपको यशोधर्मन का मंदसौर शिलालेख जो आज हमने आपसे चर्चा की, दूसरा हर्षवर्धन का वंश खेड़ा का जो ताम्रपत्र लेख है वह आपको देखना है। फिर पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख देखना है। आपका पाठ्यक्रम इतना ही है, इतने में ही आपको सारी चीजें रिवाइज करनी है, फैक्ट्स। अब आपके जो प्रश्न हैं वो आप हमें आप उठा सकते हैं प्रश्न। आवाज नहीं आ रही है विपिन जी? आवाज। आज यह अंतिम कक्षा रही है अभिलेख के संदर्भ में। अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ जितेंद्र जी। जी प्रणाम गुरु जी। जी सर, जो आपने अभी ये प्रमुख स्तंभ लेख बताए थे जो 7 है, उनके बारे में एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा जी, हाँ जी। ठीक है। देखिए, अशोक के जो 7 स्तंभ लेख हैं उनमें से पहला स्तंभ लेख में ये बात, पहले स्तंभ लेख में ये बात कही गई कि ये उसके राज्याभिषेक के 26वें वर्ष में खुदवाई गई। और यहाँ यह बात कही गई है कि उच्च धर्म कामता यानी उच्च धर्म की इच्छा, आत्म परीक्षा, शुश्रूषा और धर्म के लिए उत्साह, इसके बिना ना तो इहलौकिक कल्याण संभव है ना पारलौकिक कल्याण संभव। यह तो प्रथम स्तंभ लेख की मुख्य बात थी। द्वितीय स्तंभ लेख की मुख्य बात थी कि वहां उन्होंने परिभाषित किया है कि धर्म क्या है। अल्प पाप, बहु कल्याण, दया, दान, सत्य और शौच, ये धर्म। यह अशोक ने अपने ढंग से इसको धर्म का लक्षण दिया। तीसरे स्तंभ लेख में आत्मनिरीक्षण पर बल देते हैं और यहाँ कहा गया है कि चंडता,
निष्ठुरता, क्रोध, अभिमान और ईर्ष्या यह पाप की ओर ले जाते हैं। चौथा स्तंभ लेख मोस्टली 26वें वर्ष में खुदवाए गए थे। यहाँ फिर एक विशेष राज्याधिकारी रज्जुक की जो है यहाँ चर्चा आई हुई है, और यहाँ पर यह कहा गया है कि मृत्युदंड जिन्हें मिला हुआ है उनको 3 दिन का टाइम मिल रहा है जिस पर पुनर्विचार किया जा सके। यह एक महत्वपूर्ण इसका पक्ष रहा है। फिर 5वें स्तंभ लेख में अहिंसा का निर्देश है। 6ठे में जन सामान्य से मिलने की कामना और उनके हित सुख की कामना की गई है। और 7वें में महत्वपूर्ण बात यह है कि वो धर्म प्रचार के लिए धर्म स्तंभ की स्थापना, धर्म महामात्र की नियुक्ति, धर्म श्रावण के आयोजन का जो है उल्लेख किया गया। हाँ जी, आगे बताएं। सर, इनके प्राप्ति स्थल के बारे में जो आपने बताया, दिल्ली, मेरठ, टोपरा और लोरिया, ये चंपारण, बिहार, इसके बारे में भी बता दीजिए थोड़ा सा। तो इसके बारे में तो तथ्य स्पष्ट है कि ये जो स्तंभ है, जिन स्तंभों पर हमें अशोक के अभिलेख खुदे हुए मिलते हैं, वो प्रमुख रूप से सबसे पहले तो मैंने कहा कि दिल्ली टोपरा, फिर कहा दिल्ली मेरठ। तो ये जो जिन स्तंभों को हम दिल्ली टोपरा कह रहे हैं, वहां तात्पर्य है कि ये मूल रूप से ये टोपरा अंबाला जिले में अवस्थित थे, वहां से इन्हें उठाकर दिल्ली में लाया गया। तो अब इनकी जो अभी की अवस्थिति है वो दिल्ली में है, ये स्तंभ लेख मिलते हैं अब, लेकिन मूल रूप से ये टोपरा में थे, मूल रूप से ये मेरठ में थे। तो दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा। फिर चंपारण में लौरिया अरराज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, ये इनसे यहाँ से भी ये तमाम स्तंभ जो है मिलते हैं। और आपका जो भारत सरकार के जो राष्ट्रीय चिन्ह है वह भी यहीं से प्राप्त हुआ, ठीक है। और उसमें सारनाथ भी जो है एक स्थल है, वहां से भी मिला है। और तो जो 3 प्रकार के जो ऊपर जो खंभे के जो स्तंभ के ऊपर जो 3 शेरों की आकृति बनी हुई है, वह जो आप देखते हैं वह सारनाथ से भी प्राप्त होती हैं, और चंपारण से जितने स्तंभ मिलते हैं वहां से भी मिलती है। और एक स्तंभ के ऊपर में हमें वृषभ की आकृति भी मिलती है, जहाँ शीर्ष सिंह वाले जो ये हैं स्तंभ, उनके साथ साथ वृषभ शीर्ष स्तंभ भी हमें मिलते हैं। तो इनकी अवस्थिति हमने जैसे आपको बता दिया, ये इन्हीं स्थलों को प्राप्त होते हैं। और बताएं। धन्यवाद गुरुजी। सर मेरा ये क्वेश्चन है, जो दिल्ली टोपरा जो स्तंभ लेख है वो कितनी पंक्तियों से उत्कीर्ण कराया गया, यानी बनवाया गया? उत्कीर्ण का मतलब या हुआ है, अकुर्वन का मतलब हुआ है, तो कितनी पंक्तियों में? ठीक है, ऐसा है कि अब पहले स्तंभ लेख से लगा करके 7वें स्तंभ लेख में जितनी बातें आई हैं, क्योंकि किसी भी स्तंभ लेख में जिसको मैं 7 कह रहा हूं वो सातों हैं, 1 से लेकर 7 तक। तो अगर अब मूल टेक्स्ट में आप जाएं और जो ब्राह्मी लिपि में वो लिखे गए हैं, जो ब्राह्मी लिपि छोड़िए, जो भी उसकी संस्कृत छाया है वो जो लिखी गई है प्राकृत में, वो उन लाइनों को आप गिन लें तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितनी पंक्तियों में। उसको एग्जैक्टली मैं गिन कर तो नहीं बता सकता हूं, अगर इसकी गणना किसी विद्वान ने की है तो वह देखे जाने का विषय है। सर जैसा कि मैंने ऑप्शन में पढ़ा है तो 11 और या मतलब 11 से लेकर के 32 तक बताया जा रहा है। तो 11 से 32 क्या पंक्तियां, इतनी पंक्तियों में उत्कीर्ण हुआ है। 11 से 32 पंक्तियों की अगर बात की जा रही है तो इसका तात्पर्य ये होगा कि किसी किसी स्तंभ पर जो है वो केवल 11 ही मिल रहे हैं, किसी में 32 मिल रहे हैं। तो इन 32 पंक्तियों में पूरा ही, यानी जो 7 स्तंभ लेख हैं वो सभी सम्मानित।
हाँ, और सीता जी, सीता कुमारी, आप कुछ कह रही हैं? प्रणाम सर। हम्म। सर ये 2020 का एक क्वेश्चन है जी। कि ब्राह्मी लिपि आविष्कार का भारतीय आसन इति को मान्यते। नहीं, सुनाई नहीं दिया मुझे। सर क्वेश्चन है ब्राह्मी लिपि हाँ। का आविष्कारा लिपि आविष्कार का भारतीय आसन इति को मान्यते। हाँ, उसके क्या 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 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों बताएंगे? जी सर। हम्म। पहला है जॉर्ज ब्यूलर महोदय, हम्म। दूसरा है बर्नेल महोदय, तीसरा है वेबर महोदय और चौथा है एडवर्ड थॉमस महोदय। हाँ, तो इसमें एडवर्ड थॉमस को आप जो है सही लगाएंगे टिक, क्योंकि अभी हमने आपको आज जो बताया था कि जो लोग द्रविड़ उत्पत्ति मानते हैं, जी तो जी उसमें जो द्रविड़ उत्पत्ति मानने वाले जो विद्वान हैं, जी उसमें जो समर्थक विद्वान है उसमें एडवर्ड थॉमस का नाम आया था। ठीक है, जी। एडवर्ड थॉमस ये इसका सही आंसर होगा। हाँ सर, आंसर भी यही दे रखा है, एडवर्ड थॉमस महोदय। जी जी जी। और सर एक और क्वेश्चन है इसी से संबंधित। हम्म। अशोकस्य गिरनार अभिलेखानां संदर्भे समुचितं कथनम् अस्ति। हम्म। तो सर आंसर इसका ऑप्शन है अभिलेखानां भाषा संस्कृतम अस्ति, दूसरा ऑप्शन है अभिलेखानां भाषा प्राकृतम हम्म। पाली अस्ति, हम्म। तीसरा ऑप्शन है अभिलेखानां लिपि देवनागरी अस्ति और हम्म। चौथा ऑप्शन है अभिलेखानां लिपि ब्राह्मी अस्ति। हम्म। और इसमें से दो ऑप्शन चुनना है। बी देखिए, बी और इसमें से डी दो होगा इसका। इसमें से दो ऑप्शन चुनना है, तो अभिलेख की जो भाषा है वो पाली प्राकृत है और अभिलेख की जो लिपि है वो ब्राह्मी जी है। ठीक है, जी जी इन्हीं सर। ऑप्शंस को आप चुनने होंगे। जी, इसका बी और डी आंसर होगा। जी जी जी, ठीक है। धन्यवाद सर। सर जैसे ये जैसे अशोक के जो स्तंभ लेख हैं, ये 7 स्तंभ लेख हैं। जैसे वो इलाहाबाद हो गया, दिल्ली टोपरा हो गया, दिल्ली मेरठ हो गया। तो ये 6 स्थानों से प्राप्त होते हैं, लेकिन पास से तो ठीक है, बट इन सातों का नियम क्या-क्या है, ये कभी मिलता ही नहीं है। नहीं नहीं, एक बात से कंफ्यूज मत करिएगा, मैंने फिर से कहा, ये शिलालेखों के बारे में भी इस बात को ध्यान रखिएगा और स्तंभ लेख के बारे में भी ध्यान रखिएगा। जो 7 स्थान हैं, सॉरी, जो 7 स्तंभ लेख हैं, ऐसे नहीं है कि स्तंभ लेख, प्रथम स्तंभ लेख किसी एक स्थान विशेष से मिला, द्वितीय स्तंभ लेख किसी दूसरे स्थान विशेष से मिला, ऐसा ऐसी बात नहीं है। ये कंफ्यूजन मत, इस कंफ्यूजन का शिकार मत होइएगा। जितने प्राप्ति स्थल हैं उनमें कमोबेश सभी जो है एक से लेकर 7 सभी स्तंभ लेख मिलते हैं। कहीं पे हो सकता है कि कुछ छूट गए, किन्हीं अन्य कारणों से। ऐसे ही शिलालेखों के बारे में भी समझना है। जैसे अब शिलालेख, एक प्रमुख स्थल जो है वो गिरनार से मिला हुआ है, अशोक के शिलालेख प्रमुख रूप से गिरनार से मिला, तो गिरनार में 14 मिले हैं। ऐसे नहीं कि गिरनार से कोई पहला या तीसरा या पांचवा शिलालेख मिला, वहां से लमसम 14 मिले हैं। मनसेरा शाहबाजगढ़ी की बात आ रही है तो वहां से लगभग लगभग सभी मिले हैं। तो आई बात समझ में आपको?